दोस्तों बीपीएससी फेज 2 शिक्षक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू किए गए हैं। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को करने में काफ़ी सारे कैंडिडेट ने काफ़ी सारे मिस्टेक किए हैं। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अब भरना है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी स्टूडेंट ने गलती किया है। अब जिन स्टूडेंट ने गलती कर दिया है उनको भी हम समाधान बताएंगे। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट में नए सिरे से फॉर्म को भर सकते हैं। जो कैंडिडेट अगर पेमेंट कर दिया है तो भाई मेरे आप उससे कैंसिल कर नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए मोस्टली केस में काफ़ी सारे स्टूडेंट का समस्या हुए हैं उनके सर्टिफिकेट नंबर को डालने में। काफ़ी सारे कैंडिडेट ने क्या किया है कि वो पात्र थे सिर्फ 6-8 के लिए, लेकिन उन्होंने सेलेक्ट सभी को कर दिया है, जिन कारण से वहां पर उनको मिस्टेक हो रही है। इसके अलावा हम बता दें काफ़ी सारे कैंडिडेट को यहाँ पर पात्रता परीक्षा चुनना था, उन्होंने दक्षता चुन दिया। तो इन कई प्रकार की समस्या है, तो उन तमाम समस्याओं का समाधान इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी या समस्या आपको नहीं होगी। अब आइए पूरी जानकारी बताते हैं। अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, कोई गलती अगर आपका हो चुका है तो अभी घबराइए नहीं, आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। आप नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। उससे कैसे कैंसिल करेंगे पहले वो देख लीजिए, फिर आवेदन करने की स्टेप बाय प्रोसेस बताएंगे। इसके लिए बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर ऑनलाइन आवेदन वाले विकल्प पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड मिला है उसके मदद से आप यहां पर कैप्चा को डालकर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर देखिए कैंसिल रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप कैंसिल कर लीजिए अगर अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया। तो अगर आपने पेमेंट कर दिया है तब जाकर आपको पता चला है कि आपको बड़ी बड़ी मिस्टेक हुई है, तो भी आप कैंसिल कर फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपको कैसे कैंसिल करना इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, चैनल पर देखिए। अगर आपने पेमेंट नहीं किया डायरेक्ट कैंसिल पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आइए, आपका नंबर दिखेगा, गेट ओटीपी पे क्लिक करिए, नंबर पे ओटीपी आएगा, कैंसिल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। उसके 10 से 20 मिनट बाद वीडियो को आप पहले देख लीजिए। सेम प्रोसेस से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नीचे आएंगे, यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुलता है। यहाँ पर क्लियर बताया गया कि जो ये स्टार बना हुआ है वो डिटेल आपको भरना जरूरी है। जहाँ पर भी ये स्टार नहीं बना है वो डिटेल आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहला डिटेल है आपका फर्स्ट नेम डालना है। तो फर्स्ट नेम किस अनुसार डालेंगे, जैसे किसी का नाम अगर राहुल है चाहे राम है तो उनका राम फर्स्ट नेम होगा, और अगर राम कुमार शर्मा है तो कुमार उनका मिडिल नेम हो जाएगा, और शर्मा है तो लास्ट नेम उनका शर्मा हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। किसी का नाम सिर्फ राम कुमार है तो फर्स्ट नेम उनका राम होगा और लास्ट नेम उनका कुमार हो जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी उनका पिताजी का जो नाम होगा, जो भी डिटेल आप भरते हैं, आप अपने सामने अपना सर्टिफिकेट रखें। यहाँ पर फादर का जो नाम होगा यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर कोई विवाहित महिला है वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर फिल करेगी। नीचे आपको आना है, मदर का जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको फिल करनी है। अब यहाँ पर देखिए आईडी कार्ड आपसे मांगी जा रही है। आईडी कार्ड के रूप में आप आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड देते हैं तो 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस पर भी 200 रुपया एक्स्ट्रा पे करने होंगे। एकमात्र आपकी आधार कार्ड है जिस पर जो भी आपकी फ़ी है वही फ़ी लगेगी, कोई एक्स्ट्रा फी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आधार कार्ड को चुनते हैं तो अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और आधार का जो PDF है उससे बनाकर अपलोड करेंगे स्कैन करके। अब स्कैन किस अनुसार करेंगे, तो आधार का आगे वाला साइड और पीछे वाला साइड दोनों को अटैच कर आपको यहाँ पर PDF बनानी है, और जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे 100 KB से नीचे होगा। अब आइए PDF बनाना भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाली है। तो आपको गूगल में लिखना है कन्वर्ट JPG टू PDF। आपके सामने एक वेबसाइट फर्स्ट में खुलेगा, उसको ओपन करिएगा। यहाँ पर सेलेक्ट JPG इमेज का ऑप्शन है। तो मान लीजिए मेरे पास ये दो साइड हो गया, एक ये फॉन्ट हो गया, ये बैक हो गया। हमने दोनों को चुन लिया और यहाँ से ओपन वाले पे क्लिक करेंगे, ये दोनों साइड आपका देखने को मिलेगा। अब यहाँ से कन्वर्ट टू PDF के विकल्प पर आपको क्लिक कर लेना है और डाउनलोड PDF वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर लेना है। अब वो PDF को यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि आप भारतीय नागरिक है तो यहाँ पर आपको एस करना है। बाकी बोला गया है कि अगर आप बिहार राज्य के निवासी है तो यहाँ पर आप एस करेंगे, और बिहार के बाहर वाले कैंडिडेट है तो यहाँ पर नो करेंगे। देखिए एस करेंगे तो बिहार वाले कैंडिडेट को अपना निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा। निवास प्रमाण पत्र पर एक आपको सर्टिफिकेट नंबर मिलता है।
जो कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा। यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या के रूप में यही नंबर आपको डालना है और यहाँ पर डेट भी आपको मिलता है कि इस सर्टिफिकेट को कब बनाया गया है और डेट मिल जाता है। वही डेट आप इशू डेट के रूप में यहाँ से आप मंथ को चेंज कर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये डिटेल आपको फिल करनी है और उसी सर्टिफिकेट को यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा। बिहार के बाहर वाले हैं, आप नो करेंगे तो ये सर्टिफिकेट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बिहार वालों को ही यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिलता है, आपको यहाँ पर एस करने का ऑप्शन मिलेगा। वही देखिए, जैसे ही हम बिहार के बाहर वाले करते हैं, यहाँ पर बिहार के नागरिक हम नहीं हैं, यहाँ पर हमने नो किया तो यहाँ पर देखिए एस नहीं होगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट अदर स्टेट वालों को यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप बिहार के हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ लेना है, यहाँ पर आपको एस करना है और आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस से होंगे तो ईडब्ल्यूएस को चुनेंगे। तो बोला गया कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की डिटेल दीजिए, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि उसी प्रमाण पत्र पर आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट मिल जाएगा, उससे डालिएगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। बाकी कोई कैंडिडेट EBC वाले होंगे या BC वाले होंगे तो उनको NCL सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। NCL सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको बताना होगा। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी को आप फिल कर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो सर्टिफिकेट कहाँ से बना है, जैसे आप मान लीजिए SC से है तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया होगा, वो कहाँ से बनाया है, बिहार से या अदर्स से, तो आप यहाँ पर बताएंगे और आपको PDF फॉर्मेट में उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। अगर आपका कास्ट लगता है, आपका NCL लगता है, आपका EWS लगता है, जो सर्टिफिकेट यहाँ पर लगता है उसी सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत होगी। बाकी जब आप नीचे आएंगे तो बोला गया है आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। आप अपना जेंडर बताएं, मेल है या फीमेल है, उसकी जानकारी बताएंगे। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है तो उसकी जानकारी एस करेंगे, तो आपको बताना होगा, नहीं है तो यहाँ पर आप नो करेंगे। एक चीज मैंने बताना आपको भूल गया, जैसे जो भी आप डिटेल फिल करते हैं बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहीं भी प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो जो डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद इस प्रकार व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस व्यू पर क्लिक करके उस प्रमाण पत्र को जरूर फिल करें। यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही कैटेगरी को भी चुनते हैं तो आपको आपकी जाति भी पूछी जाती है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वो जाति का नाम आप यहाँ पर चुने। तो ये सब जानकारी आप अच्छे से फिल करिएगा, क्योंकि बाद में कहीं भी कोई सुधार का भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जा रहा है। और लास्ट में प्रीव्यू का तो खैर सेक्शन ही नहीं दिया जा रहा है। ये काफी बड़ी एक तरह से कहिए कि BPSC का वेबसाइट का ये बग आप बोल सकते हैं, क्योंकि हर फॉर्म में क्या होता है कि लास्ट में जो डिटेल आप भरते हैं तो पहले प्रीव्यू देता है कि आप पूरी जानकारी को देखिए, कोई गलती है तो इससे संशोधित कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तब आप फाइनल सबमिट करिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए हमने आपको पहले अवेयर कर दिया। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट दिव्यांग है 40% या उससे अधिक, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर एस करेंगे। एस करेंगे तो उनको बताना होगा कि आप किस प्रकार के दिव्यांग है, वो बताएंगे। आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट कब बनाए हैं वो डेट डालेंगे, और सर्टिफिकेट आपने कहाँ से बनवाया है वो जानकारी आपको यहाँ पर बतानी होगी। और सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना होगा 100 KB में, जो कि PDF फॉर्मेट में होगा। इस प्रकार जानकारी को आपको फिल करनी है। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यहाँ पर yes नो में जानकारी देंगे। कोई दिव्यांग नहीं है वो डायरेक्ट नो करेंगे, ये डिटेल उनको हट जाएगा। तो ये आपने समझा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर फी में छूट दिए गए हैं। तो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एस करेंगे। अगर आप नो यहाँ पर कर देते तो फिर जो जनरल का फी है वही आपको पे करने होंगे। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एस करना है। बाकी नीचे आपको आना है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे, जैसे रिटायर्ड बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, तो उनको एस करना है। एस करेंगे तो आपको बताना होगा कि जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट नंबर कब इशू हुआ है और वो सर्टिफिकेट अपलोड करना नहीं है तो नो करिएगा। ये जानकारी आपको फिल नहीं करनी होगी। देखिए, अब यहाँ पर बोला गया है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो होंगे उनको यहाँ पर एस करना है। अब एस करेंगे तो आपको बताना होगा किस पद पर आप कार्यरत है, साथ ही साथ आपका जो भी स्कूल का नाम है वो नाम बताएंगे, किस जिले में आपकी पोस्टिंग है उसकी जानकारी आपको देनी है।
बाकी आपका जो भी एनओसी सर्टिफिकेट होगा उसका नंबर यहाँ पर देना है, इशू डेट आपको देना है और उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर आप इस प्रकार के हैं तभी यहाँ पर एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। बाकी ये मेन जानकारी है, यहाँ से जानकारी को आपको गलती नहीं भरना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक विकल्प चुने। देखिए यहाँ पर कई सारे विकल्प है, आपको यहाँ पर भी गड़बड़ी नहीं करना। जैसे अगर मान लीजिए आपने बीएड किया हो, या आपने बीएड एमएड किया हो, या आपने बीएलएड किया हो, या आपने बीएड किया हो, या आपने बीएससी एड किया हो, या आपने बीपीएड किया हो, या आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी है, मतलब आपने डीएलएड किया हो। और ब्रैकेट में ये भी बता दिया गया है कि संबंधित वर्ग के संबंधित सभी विषयों के लिए तो आपको देखना होगा कि आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता जो है किस प्रकार की है, किस प्रकार की आपने कोर्स को किया है, उस अनुसार इस ऑप्शन को आप चयन करेंगे। 2 नंबर में दिया गया कि केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता धारण रखे हैं, लेकिन वैसे कैंडिडेट जो बीएड धारण नहीं है, तो वैसे कैंडिडेट इस ऑप्शन को चुनेंगे जो कक्षा 11 और 12 के लिए है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस विषय से जिन्होंने अपना कोर्स किया है तो 11वीं 12वीं के लिए वो एलिजिबल है। अगर उन्होंने बीएड नहीं भी किया तो इसके तहत वो आवेदन कर सकते हैं। इसी अनुसार देखिए, केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता यथार्थ बीएड धारण नहीं है तो वो 11वीं 12वीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संगीत, ललित कला और नृत्य जो कि कक्षा 9वीं 10वीं के लिए है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा विशेष विद्यालय अध्यापक जो कि 9वीं और 10वीं के लिए है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपके पास किस प्रकार की योग्यता है। बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, या आपने कंप्यूटर साइंस से प्रशैक्षणिक योग्यता किया है, संगीत विषय में किया है, या आपने विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए किया है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक आपकी डाउट क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझ लीजिए यहाँ पर बोला गया है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता और दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, यहाँ पर देखिए बताया गया कि दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा में अंतर क्या है समझ लीजिए। जैसे पात्रता परीक्षा में जो कैंडिडेट सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होंगे, स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होंगे, वो सब पात्रता परीक्षा में आ जाता है। दक्षता परीक्षा ये उनके लिए है जो कैंडिडेट 2012 या उससे पूर्व में वो कार्यरत शिक्षक है, तो उनके लिए ये दक्षता परीक्षा होगा। आप दक्षता परीक्षा चुनेंगे तो आपको बोलेगा कि आप किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया है, क्लास 6 8 के लिए या 9 10 के लिए, या आप 11 12 के लिए, तो उसकी जानकारी आप दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, और यहाँ पर आप अपना दक्षता वाला जो भी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करिए पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये आपने समझा। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, आपने सीटेट या स्टेट क्वालिफाई किया, तो आप यहाँ पर ऊपर वाला ऑप्शन पात्रता परीक्षा को ही चुने। इन बातों को ध्यान रखिएगा। जो कैंडिडेट कार्यरत है 2012 से पहले, उन कैंडिडेट को दक्षता परीक्षा चुनना है और बाकी अपनी डिटेल को फिल करनी है। तो यहाँ तक आपने क्लियर समझा होगा। अब यहाँ पर देखिए, आप इनमें से किस पात्रता या दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण रखते हैं। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक कैंडिडेट के पास कई सारे पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हो सकते हैं, जैसे वो एलिजिबल 6 to 8 के लिए भी हो सकते हैं, 9 10 के लिए भी हो सकते हैं, 11 12 के लिए भी हो सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जानकारी बतानी है। जैसे अगर मान लीजिए आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, तो आप इस फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक विकल्प चुने। आप इतना जब अब ओके करेंगे तो नीचे आपको कुछ विकल्प मिलेगा, उसको चुनना होगा। तो ये अगर आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है या बीटेट पेपर 2 है, तो आप क्लास 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। कोई कैंडिडेट मान लीजिए सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई है, स्टेट पेपर 1 भी क्वालिफाई है, तो वो कैंडिडेट जो है 9 10 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप दोनों को यहाँ पर चुनते हैं तो यही आप जब पेमेंट करने जाएंगे तो आपका पेमेंट बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आप तीनों के लिए एलिजिबल है, 11 12 के लिए भी आपने स्टेट पेपर 2 को भी क्वालिफाई कर रखा है, तो आप तीनों को यहाँ से चुनेंगे और यहाँ से क्या करेंगे,
चयन करने के बाद यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कुछ जानकारी यहाँ पर चुनना है। 3 डिटेल आपको स्टेट पेपर 1 पेपर 2 में पूछता है, उसका क्या मतलब है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कैंडिडेट तीनों के लिए एलिजिबल है तो आप तीनों को एक बार में ही चयन करें। इन बातों को ध्यान रखिए। अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, मतलब सिर्फ उन्होंने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया, तो बाकी के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आप उनको ही चुनेंगे। तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ तक तो चुना, आप नीचे आ जाइए। यहां पर जब आप आएंगे तो आपसे बोले गया है कि आप अपना सीटेट पेपर 2 जो आपने क्वालिफाई किया है, तो इसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है आप यहां पर दे। अब बहुत सारे कैंडिडेट को सर्टिफिकेट मिला है, बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं मिला है, और जिनको मिला भी है तो सर्टिफिकेट पर कहीं पर भी आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिलता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, देखिए कैंडिडेट बोलेंगे कि हमारे पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, हमारे पास मार्कशीट है, तो हम क्या करें। तो देखिए मार्कशीट पर सर्टिफिकेट नंबर तो नहीं दिया गया, लेकिन वहां पर सीरियल नंबर दिया गया है। तो आप चाहे तो सीरियल नंबर और ये इशू डेट दे सकते हैं, आपके मार्कशीट पर ये मेंशन होगा। कोई कैंडिडेट यहां पर मान लीजिए अपना रोल नंबर ही फिल कर दिया और वो अपना सर्टिफिकेट को अपलोड किया, तो सर्टिफिकेट में देखिए आपका रोल नंबर मेंशन रहता है। तो अगर आपने रोल नंबर को भी डाल दिया तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इससे कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। इशू डेट भी अगर आपने मान लीजिए ये वाला नहीं डाला है और ये वाला आपने डाल दिया, तो इससे भी कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रमाण पत्र तो दिया है। जो भी डिटेल आप ऊपर में दे रहे हो उस डिटेल से रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है आपको अटैच करना जरूरी है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो जिनके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट की जानकारी दे दीजिए, और नहीं है तो आप मार्कशीट को अपलोड करते हैं तो मार्कशीट की जानकारी दे दीजिए। और यदि आपके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों है तो कोशिश करें दोनों को आप यहाँ पर अटैच कर दीजिए, ये और बेटर होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ तक जानकारी को फिल करें। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए जो कैंडिडेट स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई है, पेपर 2 भी क्वालिफाई, जब इसको चुनेंगे तो यहाँ पर एज एग्जेप्शन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है। देखिए इसके लिए हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है और यहीं पर कैंडिडेट लगातार कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें एज की जो सीमा रखी गई है सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम और अधिकतम की उम्र सीमा की जो कटअप है 1/8/2023 के अनुसार है। यहाँ पर बताया गया 2 नंबर पॉइंट पे कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए कटअप की जो तिथि है 1/8/2023 के अनुसार है, और इनका जो न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र की जानकारी नीचे दिया गया कि 37 वर्ष है। वही बात करें कोई कैंडिडेट माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए वो अप्लाई करते हैं तो उनका जो उम्र होगा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम उनका जो होगा 37 वर्ष, जो कि जनरल वाले कैंडिडेट के लिए है। अगर आप अदर स्टेट वाले भी है तो आपका अधिकतम उम्र जो होगा 37 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। अब एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, वही डिटेल आप यहाँ पर देखते होंगे। यहाँ पर बताया गया कि 4 सालों का आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये किनको मिलेगा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि उस एज के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपका एज अधिक हो रहा है, अगर आप जनरल कैटेगरी के पुरुष कैंडिडेट है, अगर आपका 37 वर्ष से अधिक है, आपका 40 वर्ष उम्र हो चुका है, तो आप एज में छूट ले सकते हैं। और ऐसे भी आपको यहाँ पर बताया गया कि इन सब्जेक्ट से अगर आपका स्टेट पेपर 1 हुआ होगा, क्वालिफाई आपने किया होगा, तो 4 साल का छूट मिलेगा। जैसे वो सब्जेक्ट कौन सा है, तो हिंदी है, इंग्लिश है, साथ ही साथ साइंस है, मैथ है, उसके अलावा सोशल साइंस है, संस्कृत है, उर्दू। इन सब्जेक्ट से जो भी स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होंगे उन कैंडिडेट को यहाँ पर 4 सालों का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब कहेंगे कि मेरा जो उम्र है, यहाँ पर एक बार फिर नोटिफिकेशन के जरिए आपको बताते हैं। आप कहेंगे कि सर हम जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, मतलब BC वाले हैं, और हमारा एज अधिकतम यहाँ पर दिया गया कि 40 वर्ष है। SC ST वालों के लिए यहाँ पर 42 वर्ष है, लेकिन हमारा उम्र अभी 38 वर्ष ही पूर्ण रहा है। हम पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है और हम चाहते एज में छूट नहीं लेना। देखिए आप ले ना ले वो आपके ऊपर नहीं है, यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि आपको इस सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट को 4 साल एज में छूट मिलेगा। बाकी बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट है जिसमें 10 सालों का छूट दिया गया है, तो आप वो मायने नहीं रखता कि आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आप पर लागू होगा तो ऑटोमेटिक आपको छूट मिल जाएगा, लागू नहीं होगा तो एज में आपको छूट नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। तो आपका अगर स्टेट पेपर 1 में ये सब सब्जेक्ट रहा है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चुनना है। ये जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मिलता है देख लेना है कि इसमें आ रहा है या आपको नीचे वाला में आ रहा है। जैसे
अरबी, फारसी, बांग्ला और फिजिकल एजुकेशन, मैथिली, ये सब सब्जेक्ट अगर आपका आ रहा है तो आपको 10 सालों का एज में रिलैक्सेशन है। आप पर अगर लागू होगा तभी आपको मिलेगा, जरूरी नहीं है आप पर लागू नहीं होगा तो ये नहीं मिलेगा। तो इस सब सब्जेक्ट से अगर आपने स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई किया तो आप इसको चुने। अब कहेंगे कि अन्य किन को चुनना है, तो अन्य उनको चुनना है जहां पर अगर मान लीजिए उनका सब्जेक्ट नहीं तो इस वाले लिस्ट में दिए गए हैं और नहीं इस वाले में दिए गए हैं, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर अन्य चुनने की जरूरत है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लगातार छात्र छात्राएं कंफ्यूज हो रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं, क्योंकि इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में भी क्लियर बताई गई। आप ठीक से पढ़िएगा नोटिफिकेशन में तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इन चीज़ों में आप गड़बड़ी ना करें। आप पर अगर एज रिलैक्सेशन लागू होगा तभी आपको मिलेगा, नहीं लागू होगा तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पेपर इसमें है। आप अन्य कैसे चुन देंगे, फिर ये भी एक काफ़ी बड़ी समस्या है। लेकिन मान लीजिए आपने गलती से अन्य चुन दिया तो ये कोई बड़ी समस्या भी नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब काफ़ी सारे छात्र बोल रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दोबारा कर ले। बिल्कुल, अगर आपको कहीं भी लगता है कि हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर गलती हुई है तो आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर ले और नए सिरे से फॉर्म को भरे। आप संतुष्ट हो जाए पहले, और भी जितने भी आपके फेवरेट यूट्यूबर होंगे, जितने भी चैनल होंगे, उस सब पर वीडियो देखिए। कंफ्यूजन को पहले दूर कर लीजिए, तब जाकर आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर पेमेंट नहीं किया है तो। और पेमेंट कर दिया है तो ज़्यादा चिंतित नहीं हुई है, आपको इससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बाकी ये सही तरीका है, जो तरीका हमने बताया कि आपको देखना है। जैसे ये कैंडिडेट जो है मैथ से पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो इनको ये वाला जो ऑप्शन है वो चुनना सही विकल्प होगा। बाकी इसी एक अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे अगर कोई कैंडिडेट स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप यहाँ पर एज में आपको छूट के बारे में बोला जाता है कि 4 साल आपको मिलेगा। किनको, तो जो इनका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथिली ये सब सब्जेक्ट होगा तो उनको 4 साल का एज में रिलैक्सेशन होगा। बाकी ये सब अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसमें 10 सालों का एज में रिलैक्सेशन है। अगर आपका सब्जेक्ट इन सब में नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर अन्य को चुन सकते हैं। इस अनुसार जानकारी को आप फिल करें। बाकी नीचे आए सर्टिफिकेट में हमने आपको बता ही दिया कि जो कैंडिडेट सीटेट वाले हैं उनको कैसे फिल करना है। आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट पे कोई नंबर तो NA लिख दीजिए। आपके पास मार्कशीट है तो सीरियल नंबर लिख दीजिए, उससे अपलोड कर दीजिए। कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप NA भी लिख देते फिर भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि फेज 1 में यही प्रावधान था। अतुल सर का यही कहना था कि जहां पर अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप NA भी लिख सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि जो स्टेट वाले कैंडिडेट है उनको यहाँ पर क्या लिखना है। तो देखिए, इसके लिए आज के ही आप देखेंगे तो न्यूज अखबार में दिया गया है 8 नवंबर को कि इस साल जो कैंडिडेट स्टेट पास अभ्यर्थी है वो यूनिक नंबर से भी जो है शिक्षक नियुक्ति फॉर्म भर सकेंगे। इसको लेकर यहाँ पर एक न्यूज जारी किया गया है। स्टेट वाले हैं, आपका सही यही होगा कि आप BSB यूनिक ID को ही फिल करें और यही होगा भी। इन बातों को ध्यान रखिए। इसके लिए आपको जो वेब कॉपी वाला आपने रिजल्ट को चेक किया होगा उससे अपलोड करें। और इशू डेट में आपको क्या डालना, तो इशू डेट में आपको रिजल्ट आपका 3 अक्टूबर को आया था तो आप अपना रिजल्ट डेट यहाँ से डालेंगे और उसी PDF को अपलोड करेंगे जहाँ से आपने BSB यूनिक ID डाला है। वेब कॉपी वाला जो आपने प्रिंट किया उससे यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। देखिए, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन काफ़ी सारे कैंडिडेट का है। काफ़ी सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि हमारा पेमेंट अधिक शो करता है। रीजन यहीं पर है। देखिए, बहाली जो है एक शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए है, जो सबसे अधिक बहाली है, क्योंकि इनका नोटिफिकेशन अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो इसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। देखिए, शिक्षा विभाग के जो विद्यालय अध्यापक के लिए बहाली है वो आपकी 69,706 पदों पर है। वही बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग में भी आपकी बहाली है, ये 916 पदों पर है। तो आप इसके लिए भी अगर एलिजिबल है तो आप इसको भी चयन कर सकते हैं। देखिए, पात्रता दोनों का सेम ही है, लेकिन इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आप सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए चुनते हैं तो आपको करीब 70,000 के करीब में बहाली मिल जाती है। और कल्याण विभाग के तहत अगर आप इसको चुनते हैं तो इसमें जो आपकी बहाली है 906 पदों पर है, लेकिन इसके लिए आपको फी जो है फिर दूना पे करना होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है तो आप दोनों को करिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई अधिक बहाली हमारा उसी में है तो हम चाहेंगे उसी को चुनना, तो आप इसको भी चुन सकते हैं, या दोनों को चुनना है तो दोनों को भी आप चुन सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज आपको पेपर 1 जो है चुनना होगा।
लैंग्वेज में आप जो भी रखना चाहे, हिंदी, बंगला, उर्दू, यही 3 ऑप्शन है, आप उससे चुनेंगे। और जो लैंग्वेज चुनेंगे, इसका जो एग्ज़ाम है ये आपके 30 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको हिंदी 22 नंबर का होगा और 8 नंबर की इंग्लिश होगी, जिसमें आपको 9 नंबर लाना जरूरी होगा। बाकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चयन करेंगे। अब आप जैसे ही अपना डेट ऑफ बर्थ चुन लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए पोस्ट अप्लाइड पूछा गया है कि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आपने जो भी क्वालिफिकेशन फुलफिल किया होगा, उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट आ जाएगा कि आपके लिए कौन कौन से पोस्ट खुलकर आ रहा है। जैसे यहाँ पर इन कैंडिडेट ने, क्योंकि सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई किया है, स्टेट पेपर 1 पेपर 2 भी क्वालिफाई किया है, इसलिए इनको सब में ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपको अप्लाई सिर्फ क्लास 6 to 8 के लिए करना है, तो आप इसको चुन सकते हैं। और बताया गया है कि इनके लिए इनमें से कोई एक योग्यता आपको अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जैसे आपका स्नातक होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए, या आपने कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर किया है, बीएड किया है, 55% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, बीएड जो एएस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख ले, इनमें से कोई एक प्रकार की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बोला गया कि इनमें से कौन सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं, तो आपकी जिस प्रकार की क्वालिफिकेशन होगी उस अनुसार का सब्जेक्ट आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। फिर इसी अनुसार दूसरे वाले पोस्ट को भी आप यहाँ से चयन करेंगे। अगर इसके लिए एलिजिबल है तो 9th 10th के लिए अगर आप एलिजिबल है तो यहाँ पर चयन करेंगे, तो आपके सामने योग्यता आ जाती है, उसको देख लीजिए इनमें से है, तभी आप यहाँ पर टिक रखें, अन्यथा इसको अनटिक करेंगे। टिक करेंगे तो आपको यहाँ से सब्जेक्ट भी आपको बतानी होगी कि कौन सा सब्जेक्ट आपने स्टेट पेपर 2 में लिया होगा, उसी अनुसार आप आगे की जानकारी चुनेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें, जो भी आप पर लागू होता है, इन प्रकार की योग्यता है तो चयन करें, अन्यथा आप जिस भी प्रकार की योग्यता को रखते हैं उसी वाले पोस्ट को आप अपने अनुसार यहाँ से टिक करेंगे, और जितने पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उतना अधिक आपको पेमेंट लगेगा। बाकी यहाँ पर एड्रेस फिल करनी है। एड्रेस 1 में विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बताना है, पिन कोड बताना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है तो दोनों को सेम अनुसार फिल करें, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करें। अब यहाँ पर बताया गया कि इसके लिए जो नोटिफिकेशन में बताया गया है, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसकी आप पूर्ति करते हैं तो यहाँ पर इस करें, ईमेल आईडी डालें, ईमेल आईडी को कंफर्म करें, वेरीफाई करें, मोबाइल नंबर डालें, गेट ओटीपी पे क्लिक करें, ओटीपी मिलेगा उसे फिल करें, कैप्चा कोड को डालें और एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करें। देखिए एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर नोट में बता दिया गया, कृपया सबमिट करने से पूर्व अपनी सभी डिटेल को जरूर मिलान करें, क्योंकि अगर आप गलती से भी यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो आपको कोई सुधार का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये काफ़ी बड़ी एक प्रकार से इस वेबसाइट का बग है, समझे, क्योंकि सबमिट करने के बाद एक बार प्रीव्यू मिलता है जिसमें स्टूडेंट पूरी जानकारी मिलाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप सबमिट करने से पूर्व में एक बार पूरी जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करें कि आपकी पूरी जानकारी सही है या नहीं है। सभी जानकारी आप संतुष्ट हो ले तब जाकर आप यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करें। उसके बाद आपको इस प्रकार देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक होता है। आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, इसी के मदद से 10 तारीख से आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसको आप संभाल कर रखिएगा। अब पुनः इनके वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड को डालना है, कैप्चा कोड को डालना है, एक ऑप्शन लॉगिन का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो देखिए वेबसाइट को कुछ अपडेट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेमेंट करने के लिए, और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कैंसिल रजिस्ट्रेशन का। आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं। कोई डिटेल अगर आपको गलत लगता है तो पेमेंट नहीं किए हैं तो आप कैंसिल कर लीजिए और दोबारा से आप डाल लीजिए। अगर आप पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं तब भी आप कैंसिल कर सकते हैं, बशर्ते पेमेंट आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो दोनों ऑप्शन दे दिए गए। तो पेमेंट अगर आपको करना है, सभी डिटेल सही है तो क्लिक हेयर फॉर पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, पूरी जानकारी देखना है और एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का जिस पर क्लिक करना है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पेमेंट जिस माध्यम से करना है उस माध्यम को चुनेंगे और प्रोसीड नाउ वाले विकल्प पर क्लिक कर अपना पेमेंट क्लियर करेंगे और इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। बाकी आप सभी कैंडिडेट 10 तारीख से अपना वही आईडी पासवर्ड को डालकर फॉर्म को आप लॉगिन कर भर पाएंगे, जिसके
बारे में अगली वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ताकि आपको पूरी डाउट उस वीडियो में भी क्लियर हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हर एक डाउट और कन्फ्यूजन इस वीडियो से दूर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करिए, और आपके डाउट के रिगार्डिंग कई सारे वीडियो बनाए हैं, उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाकर आपको दे दी जाएगी, जिससे देखकर आप अपने डाउट कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। बाकी हमारा अपडेट पसंद आ हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।